नमस्कार। सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में मैं पूजा गौर आप सबका स्वागत करती हूँ। 10 फरवरी 2013 को मथुरा कोटा हाईवे के बीच मौजूद एक नदी के किनारे एक शख्स को आदमखोर जानवर ने अपना शिकार बना लिया। अब जिस शख्स को इस जानवर ने दबोचा वो अपने होशो हवास में नहीं था और शायद यही वजह थी कि वो अपना बचाव भी नहीं कर पा रहा था। अब ऐसी हालत में उसका वहां पहुंचना अपने आप में ही एक सवाल है। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि कोई और भी था उस वक्त जो इस मंजर को चुपचाप छिपकर देख रहा था। आखिर कौन था वो और क्यों उसने मरने वाले की मदद नहीं की? क्या था उसकी चुप्पी का राज? यकीन मानिए, जब इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। चलिए हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। हम आपको अपने साथ जरूर ले चलते हैं, लेकिन अभी आप पेट से हैं। पर इंशाल्लाह हम आपको अगली बार जरूर अपने साथ ले जाएंगे और निकाह खत्म होते ही हम फौरन घर वापस आ जाएंगे, ठीक है? रात भर काम और अब इतना लंबा सफर, थोड़ा आराम कर लीजिएगा वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप घबराइए मत, इसलिए तो अशरफ चाचा ने बस की जगह टैक्सी करी। हम सब कोटा आराम से पहुंच जाएंगे और सफर में थोड़ा सो भी लूंगा। आप बस अपना और इन दोनों बच्चों का ख्याल रखिएगा, ठीक है? चलिए। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा अबूजान, खुदा हाफिज। चलिए भाईजान, मैं आपको टैक्सी स्टैंड तक छोड़ देता हूँ, आइए। चलिए आपको। बाय बाय। अच्छा अम्मी, अबू, खुदा हाफिज, ध्यान रखिएगा। अफसर भैया कब चलोगे? लेट हो रहे हैं, कैसे निकलना है? 1 2 3 4 5 6 11 12 13 14 15 16 मेरे ख्याल से 3 टैक्सियाँ काफी रहेंगी, क्योंकि हमारे पास निकाह का सामान बहुत है और कोटा तक जाना भी है। अच्छा एक काम करते हैं, सामान टैक्सी में रखा देते हैं और मैं और यूनिस एक टैक्सी में निकल जाएंगे। अच्छा, रस्म का सामान आप मुझे दे दीजिए, बाकी आप सब लोग टैक्सी में आ जाएंगे। वाह हमीद मियाँ, ये खूब रही। हम लोगों को तुम 2 टैक्सियों में भूस की तरह भर दो और आप लोग इत्मीनान से जाएं। अरे नहीं चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सोया नहीं हूँ पूरी रात भर, इसलिए सोच रहा हूँ थोड़ा आराम कर लूंगा, इसलिए यूनुस को साथ ले जा रहा हूँ। सफर थोड़ा आसान रहेगा। अरे अमित मियाँ, हम सब समझ रहे हैं, आप रास्ते में तो आराम करेंगे, वहाँ निकाह के वक्त दूल्हा की सालियों से मस्करी करेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है आपने। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं तो क्या जनाब, इसलिए तो बीवी को घर पर छोड़कर आए हैं। आप भी कुछ भी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। कहाँ, कोटा चलेंगे आप? जी हाँ जी हाँ। जनाब मेरी गाड़ी से चलिए ना, मैं किराया भी कम लूंगा। कई दिनों से कोई सवारी नहीं मिली, अगर आप आ जाते तो थोड़ा पैसे आ जाते। ठीक है, कहाँ है बताइए, कहाँ है टैक्सी आपकी? ये देखिए, गाड़ी छोटी है लेकिन शानदार सवारी होगी आपकी। आइए आइए, मैं सामान उठाता हूँ, आइए।
गाड़ी क्यों रोक दी यार? कहाँ है हम? जनाब हम रास्ते में ही, वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया इसीलिए गाड़ी रोकनी पड़ी। आइए देखिए। क्या बात कर रहे हैं यार? ये देखिए, पता नहीं कौन सा किला घुस गया। अरे यार जनाब इसे मैं यूं 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। भाई, हमको लेट हो रहा है, हमको पहुंचना है, शादी है, तुम्हें बताए हैं हम। अरे यूसुफ, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है यार। जनाब मेरा गांव पास में ही है, बीवी चाय बना के दे देती है, ऐसी इमरजेंसी में बहुत काम आती है। लीजिए। देखिए आप टायर फटाफट कीजिए, चाय वाय का रहने दीजिए। बस यूं चुटकी में हो जाएगा। जनाब आप भी लीजिए चाय। कितना टाइम लगेगा इसको? बस 5 मिनट। हमें पहुंचे 2 घंटे होने आए, हम भी फोन कर रहे हैं, ना यूनुस का नंबर मिल रहा है ना हामिद का नंबर मिल रहा है। अल्लाह जाने किधर है तुम। वैसे निकाह का सामान उन्हीं की टैक्सी में है, वो लोग खुद जल्दी में। हम लोग इधर से फोन कर रहे हैं, आप लोग उधर से फोन कीजिए। अगर आपको पता लग जाए तो हमको बता दीजिए। जरूर ये मुझे टैक्सी खराब हो गई होगी। नीलोफर, तू फिक्र मत कर, जा बच्चे को सुला। भाईजान का फोन नॉट रीचेबल नहीं आ रहा है, बंद आ रहा है। तो वो अपना फोन बंद क्यों करेंगे? एक ही बात है, मैंने कहा ना इन मशीनों पर भरोसा मत करिए, ये तो कुछ भी बोलती हैं। और यूनुस का फोन? उनका भी बंद आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ सिग्नल आता ही ना हो। लेकिन अम्मी, वो आसपास के पीसीओ से भी तो फोन कर सकते थे ना, और वो ऐसा कभी नहीं करते। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई दुकान भी ना हो आसपास। अशरफ भाई। हाँ बोलो। भाईजान पहुंचे क्या? नहीं, अल्लाह जाने किधर है। क्या अभी तक नहीं पहुंचे? नहीं। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है। देखिए, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कर दी है, फोटोग्राफ्स दे दी है, इन्फॉर्मेशन दे दी है यूनुस और हमीद के गायब होने के पहले की। आप चिंता ना करें, मैं भी इंक्वायरी करता हूं। हाँ शर्मा जी, मथुरा कोटा रोड पर कल रात कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई खराब टैक्सी मिली है? कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिलती है प्लीज इन्फॉर्म कीजिए। ओके तिवारी जी, एक काम कीजिए, इसकी फोटो स्टेट निकालिए और पास के थानों में बंटवा दीजिए। ओके सर। पुलिस अपना काम कर रही है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हमें मिलती है हम प्लीज इन्फॉर्म करेंगे आपको। ठीक? अच्छा। हमीद और यूनुस मथुरा से कोटा जाने के लिए निकले तो थे, पर कोटा पहुंचे नहीं। काफी इंतजार के बाद जब उनका कोई अता पता नहीं चला, तो इस शादी का इंतजाम देख रहे अशरफ ने नीलोफर और यूनुस के परिवार से संपर्क किया, और फिर अशरफ और उसके साथ गए लोगों ने हमीद और यूनुस के गुम होने की रिपोर्ट कोटा में दर्ज कराई। नीलोफर और यूनुस का परिवार पहले ही टैक्सी स्टैंड के पास के थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा चुका था। पुलिस दोनों तरफ से अपनी कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी हमीद और यूनुस का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। तो आखिर हुआ क्या था? तो क्या उन्हें अगवा कर लिया गया था, या फिर वो हाईवे लुटेरों के हत्थे चढ़ चुके थे? पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं था, लेकिन एक हफ्ते बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया।
कुछ चीजें हमें लाश के पास से बरामद हुई हैं। ये जूता इस लाश के पास से है। ये जूता तो यूनिस भाई का है। भाई का ये पापा, यूनिस भाई का जूता, यूनिस भाई का जूता। और ये कपड़े का टुकड़ा, ये तो हमीद भाई का कपड़ा है। इसी कपड़े को पहनकर तो शादी में गए थे वहाँ। हमीद भाई, हमीद भाई, हमीद भाई, हमीद भाई। इंस्पेक्टर, मेरे शौहर कहाँ है मेरे शौहर? और कहाँ से मिला ये सब आपको? बोलिए इंस्पेक्टर, मुझे एक बार उन्हें देखना है। बोलिए इंस्पेक्टर, कहाँ है मेरे शौहर? मुझे एक बार दिखा दीजिए। देखिए, ये सारे अवशेष हमें एक नदी के किनारे से मिले हैं। वो इलाका पूरा मगरमच्छों से पटा पड़ा है। जिद मत कीजिए, आप देख नहीं पाएंगे। नहीं, मुझे एक बार देखना है। देखिए, मौका वारदात से लाशों को सिर्फ यही अवशेष मिले हैं। मगरमच्छ ने बॉडी का इतना बुरा हाल किया है कि ये पहचानना मुश्किल है कि कौन सा अंग यूनुस का है, कौन सा हमीद का। जो कुछ भी है बस यही है, आप दफना सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, जब तक ये पता नहीं चलता कि मेरे शौहर के साथ ये सब किसने किया है, मैं अपने शौहर के शरीर को किसी को दफनाने नहीं दूंगी। नीलोफर जी, हम मगरमच्छ को गिरफ्तार तो नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ या मेरे शौहर पागल थे कि मगरमच्छ के इलाके में जाएंगे? अरे वो वहाँ क्यों जाएंगे? आप लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। देखिए नीलोफर जी, बेहतर होगा कि आप हमें हमारा काम न सिखाएं। अक्सर उस इलाके से इसी तरह के लाशों के अवशेष मिलते हैं। ये लोगों की गलती है, जानबूझकर वहां पर जाते हैं और मगरमच्छ का शिकार बनते हैं। इसमें पुलिस क्या कर सकती है? देखिए, मैं आपकी फीलिंग्स की कदर करता हूँ। अपने जज्बातों पर काबू रखिए और सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। यकीन कीजिए, मेरा मगरमच्छ का काम नहीं है, इंसान का काम है। तफ्तीश तो कीजिए इंस्पेक्टर, तफ्तीश तो कीजिए। नीलोफर का दिल कह रहा था कि हमीद जानबूझकर ऐसे इलाके में क्यों जाता जो मगरमच्छों के आतंक के लिए जाना जाता हो, मगर नीलोफर के पास इस बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। इसलिए हमीद और यूनुस की बचे हुए शरीर को ही दफना दिया गया। हमीद और यूनुस को मगरमच्छों के 2 और शिकार मानकर उनके केस को भी बंद कर दिया गया। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। तो मेरा इनाम कहाँ है? इनाम? इनाम? ये कितने की है? 4000। अरे भाई क्या हुआ, प्लीज मुझे बताओ। तुम पहले अपनी आंखें बंद करो। नहीं, तुम मुझे बताओ प्लीज, क्या तुम पहले अपनी आंखें बंद करो। क्या है? जल्दी करो ना। कुछ अच्छा करता हूँ। और चीटिंग नहीं? हाँ, नहीं, मैं चीटिंग करता भी नहीं। और हाथ ऐसे आगे करो, ऐसे। अब खोलूं? अच्छा, अब तो खोल लेता हूँ। अरे नहीं बाबा, रुको। अब तो बहुत खूबसूरत है। हमारी शादी की पहली सालगिरह का तोहफा आपके लिए। जब तक जिंदा हो ना, तब तक इसको कभी अपने से लगने दो, और तुम्हें भी नहीं। आप मेरी बात समझते क्यों नहीं है?
हमीद की उंगली में मेरी दी हुई अंगूठी नहीं थी। तो दूसरे हाथ में होगी। जी नहीं, वो सीधे हाथ में ही थी। मैंने खुद उन्हें दी थी और जो हाथ हमने देखा उसमें वो नहीं थी। नीलोफर जी, हो सकता है कि मगरमच्छ ने खा ली। मगरमच्छ को सोने की अंगूठी का शौक कब से हो गया? ये जरूर किसी। नीलोफर जी, 1 हफ्ते तक बॉडी पानी के अंदर पड़ी हुई थी, अंगूठी का पता कैसे चलेगा? मगरमच्छ ने बॉडी का वो हल किया कि ये जानना मुश्किल है कि कौन सा अंग यूनुस का है और कौन सा हमीद का। हो सकता है आपको जो हाथ मिला वो यूनुस का हो। मुझसे पहचानने में कोई गलती नहीं हुई है, वो हमीद का ही हाथ था। आप प्लीज पता लगाइए कि आखिर हुआ क्या है मेरे शौहर के साथ। वो इस तरह मेरी दी हुई अंगूठी अपने आप से अलग नहीं कर सकते थे। मैडम, एक काम करिए, इनको घर लेके जाइए। बस बहुत हुआ, अब मैं नहीं सुन सकता। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? इंस्पेक्टर साहब सुनिए तो सही। इंस्पेक्टर, रात भर काम और अब इतना लंबा सफर। आप घबराइए मत, इसलिए तो अशरफ चाचा ने बस की जगह टैक्सी करी है। हम सब कोटा आराम से पहुंच जाएंगे और सफर में थोड़ा सो भी लूंगा। याकूब भाईजान, आप गए थे ना हमीद के साथ टैक्सी स्टैंड पर? आपने उस टैक्सी ड्राइवर को देखा होगा ना? मुझे वहां ले चलिए, हम मिलकर ढूंढ लेंगे उसे जरूर पता होगा कि क्या हुआ था और हमीद क्यों गए होंगे ऐसे खतरनाक इलाके में। प्लीज याकूब भाईजान, ले चलिए, तो हमें सब सच पता चल जाएगा। चलिए भाभी जी। अरे भाईजान, क्या मथुरा से कोटा जाने वाली सारी टैक्सियां यहीं से मिलती हैं? हाँ, सारी गाड़ियाँ यहीं से कोटा जाती है। मुझे एक टैक्सी वाले की तलाश है। आपको गाड़ी का नंबर या ड्राइवर का नाम या कुछ पता है आपको उसके बारे में? ड्राइवर का नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन गाड़ी का नंबर शायद 83 करके कुछ था। इस नंबर की तो कई गाड़ियाँ आती होंगी। इतने कम जानकारी में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। शुक्रिया भाईजान। आइए भाभी जान, आगे पता करते हैं। याकूब और नीलोफर जिस टैक्सी की तलाश कर रहे थे उसकी तलाश आसान हो सकती थी अगर उस टैक्सी में सफर करने वाले किसी भी यात्री या फिर उनके रिश्तेदार ने सफर से पहले ही उस टैक्सी या फिर टैक्सी ड्राइवर की पूरी जानकारी ले ली होती। मगर हम अक्सर ऐसी ही चूक कर जाते हैं। लंबे सफर पर निकलने से पहले या फिर रात को किराए की टैक्सी में सफर करने वक्त जिस कार में आप सफर कर रहे हैं उस गाड़ी की जानकारी और साथ ही साथ उस टैक्सी ड्राइवर की जानकारी आपको पता होना बेहद जरूरी सावधानी है। और यही नहीं, इसकी जानकारी आपके परिवार को भी होनी चाहिए। पर अफसोस कि इस केस में किसी ने ऐसा नहीं किया। जाहिर है कि वो टैक्सी ड्राइवर इस केस की सबसे अहम कड़ी था, क्योंकि आखिरी बार हमीद और यूनुस के साथ अगर कोई था तो वो था वो टैक्सी ड्राइवर जो इस बात पर रोशनी डाल सकता था और ये बता सकता था कि हमीद और यूनुस अगर मौत के मुंह में पहुंचे तो पहुंचे कैसे। हमीद और यूनुस की मौत को पुलिस ओपन एंड शट केस मान रही थी, लेकिन शायद ऐसा नहीं था, क्योंकि नदी के किनारे लगातार हो रही मौतें किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। खास करके वो शख्स जो इस सब कुछ चुपचाप छिपकर देख रहा था बेहद ही संदिग्ध था। लेकिन यहाँ मुसीबत ये थी कि ये सभी कड़ियां आपस में जुड़ नहीं रही थी, लेकिन नीलोफर ने भी इन सभी कड़ियों को आपस में जोड़ने की जिद ठान ली। इसी जिद के चलते याकूब हर रोज नीलोफर के साथ उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने के लिए टैक्सी स्टैंड जाने लगा। 15 दिन तक
नीलोफर और याकूब उस टैक्सी ड्राइवर को दिन रात ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करते रहे। इसी में 15 दिन बीत गए, लेकिन एक दिन देख देख रोज आ जाते हैं। आने का तो टाइम है पर जाने का नहीं। ये बात सही है, इनका जाने का टाइम ही नहीं है। भाभी जान, ये तो वही टैक्सी है। अब इतने दिनों पुरानी बात कैसे याद रहेगी? इतनी सवारी आती है। भाईजान याद कीजिए ना, 2 लोग थे, कोटा जा रहे थे एक निकाह में। हाँ, और आप खुद आए थे हमारे पास। जनाब मेरी गाड़ी से चलिए ना आप, मैं किराया भी कम लूंगा। और हमने आपकी गाड़ी की आगे वाली सीट पर निकाह का सामान भी रखा था। हाँ याद आया, पर आप लोग उन लोगों के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि वो लोग ना तो कोटा पहुंचे और ना ही मथुरा वापस आए। वो लोग कहीं बीच में ही लापता हो गए थे। और कोटा से पहले जो गंगानगर के पास वाली नदी है, वहाँ पर उनकी लाशें मिली। अल्लाह तौबा, अब अगर मुझे पहले पता होता उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं उन्हें कभी अकेले जाने नहीं देता। उस वक्त शाम हो गई थी, हम लोग सवाई माधोपुर क्रॉस कर चुके थे। मैंने देखा कि एक भाईजान सो रहे थे और दूसरे भाईजान आराम फरमा रहे थे। तभी मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। गाड़ी क्यों रोक दी यार? वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसीलिए गाड़ी रोकनी पड़ी। देखिए आप टायर फटाफट कीजिए, चाय वाय का रहने दीजिए। बस यूँ चुटकी में हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा इसको? बस 5 मिनट। अरे भाई हो गया क्या? बस जनाब हो गया। क्या है ना, ये रास्ता बड़ा खराब है, पता नहीं कौन कील डाल देता है। चलिए फटाफट फटाफट करिए। चल हो गया जनाब। माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाहौल बिला खुवत। जनाब वो दूसरा टायर भी पंचर हो गया। अरे यार, आप लोग एक काम कीजिए, यही इंतजार कीजिए, पास ही में दुकान है। मैं बस आधे घंटे के अंदर आ गया ठीक करा के। यहाँ दुकान आसपास नहीं मिलेगी। आप समझ नहीं रहे, ऐसे रात हो जाएगी हमको वहाँ पहुँचते पहुँचते। जनाब यहाँ पास में ही है। आप एक काम कीजिए, ये रखिए। अरे जनाब इसकी टायर अब बदलवा के ले आइए, हम लिफ्ट विफ्ट देख लेंगे कुछ। माफी चाहूंगा जनाब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए आप लोग को जब तक गाड़ी नहीं मिल जाती मैं यहीं रुकता हूँ, मैं बाद में टायर चेंज करा लूंगा। ठीक है, देख लीजिए। और वो लोग अपने सामान के साथ एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर चले गए। अरे भैया कोटा जाना है। कितने लोग चलेंगे? 2 लोग हैं। 1000 रुपए लगेंगे। 1000 ना? हाँ। ठीक है चल यार, चल ले लेते हैं, सामान ले ले। अभी लाया, आइए। उठा बैग, उठा दूसरा। चल यार, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए चलिए। और मैं अपने गांव चला गया पंचर ठीक कराने। आप बड़े भले लोग थे, मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं पता। क्या आप मुझे वहाँ ले जा सकते हैं? भाभी जान, वहाँ जाके क्या होगा? भाईजान सही कह रहे हैं, और मुझे उस गाड़ी के बारे में खास कुछ याद भी नहीं है। कोई प्राइवेट टैक्सी थी और रात इतनी घिर चुकी थी कि मुझे गाड़ी का कलर भी याद नहीं है। मुझे वहाँ ले चलिए, खुदा के लिए वहाँ ले चलिए। यह है मथुरा कोटा हाईवे जहाँ से हम गए थे। यहाँ हमारी गाड़ी खराब हुई थी, और ये वो जगह है जहाँ आप बता रही है कि उनकी लाश मिली थी। और ये मेरा गांव है जहाँ पर मैंने पंचर ठीक कराया था। यहीं कहीं टायर पंचर हुआ था।
मगरमच्छ वाला इलाका यहाँ से कितना दूर है? आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? देखिए घर लौट जाइए। भाईजान समझाइए इन्हें, वो इलाका बहुत खतरनाक है। भाभी ये सही कह रहे हैं। अब क्या मतलब? चलिए ना वापस लौट चलते हैं। नहीं याकूब भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ जाए बिना मैं यहाँ से वापस लौटने वाली नहीं हूँ। ठीक है चलिए। अरे क्या कर रही हैं भाभी जान आप? आपकी जिद पर मैं आपको यहाँ पर ले आया हूँ। अब मैं आपको किसी और खतरे में नहीं डाल सकता। अपनी हालत तो देखिए भाभी जान, ऐसी हालत में अगर कुछ हो जाएगा तो। याकूब, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे भाईजान को पहले किसी ने लूटा और फिर यहाँ। तुम देखना, अल्लाह उसे कभी माफ नहीं करेगा। शैतान है वो, उसे जहन्नम भी नसीब नहीं होगी। दुआ रखेगी मेरी। हाँ भाभी जान, आप ठीक कह रही हैं, पर प्लीज आप अभी घर लौट चलिए। आइए चलिए। अरे संभलिए भाभी जान, संभलिए। क्या हुआ? ठीक तो है ना आप? ठीक हूँ भाईजान, मेरा घर यहाँ पास में ही है। आप लोग मेरे घर चलिए, आपा थोड़ा आराम कर लेगी। नहीं भाईजान, मैं ठीक हूँ। देखिए आपा, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। मेरी बेगम है घर पे, आप चाय पी के थोड़ा सा आराम कर लीजिए। जब आपको ठीक लगेगा तब मथुरा निकल पड़ेंगे। भाभी जान वो ठीक कह रहे हैं, प्लीज चलिए भाभी जान, प्लीज। आसमा, आई भाईजान। आसमा, आ गए आप? आसमा ये पैसेंजर है, मथुरा से आए हैं। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा की तबीयत थोड़ी नासाज है, आप इन्हें अंदर लेके आराम करवाइए। आइए। और चाय भी भिजवा दीजिएगा। जी। अच्छा लगा आपके आकर। चाय बड़ी अच्छी थी। अरे भाभी जान, ये तो पूरा पर्स फट गया। लाइए मुझे दे दीजिए, मैं संभाल लूंगा। आपा, मैं आपके लिए दूसरा पर्स लेके आती हूँ। नहीं ठीक है। नहीं आपा, लेकर आती हूँ। आपा, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। आसमा, आप लीजिए आपा, इसमें अपना सामान रख लीजिए। मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। इसकी क्या जरूरत थी? अरे आपा रख लीजिए, ये मेरे लिए पर्स और बहुत सारी चीजें लाते रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे पर्स हैं, आप रख लीजिए ना। आप रख लेंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने ये पर्स अपनी बड़ी आपा को दिया है। जी शुक्रिया। अच्छा, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। नीलोफर उस जगह तक तो पहुंच चुकी थी जहां उसके पति ने अपनी आखिरी सांस ली थी, पर इस सारी कवायद का कोई फायदा ना हुआ, क्योंकि नीलोफर के हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिससे कि वो अपने पति की मौत पर से पर्दा उठा सके और उसके कातिलों तक पहुंच सके। नीलोफर का दिल इस बात से जर्जर था कि उसे अभी तक अपने पति की मौत का इंसाफ नहीं मिल पाया है। किसी भी अहम सुराग या सबूत के अभाव में नीलोफर को ना चाहते हुए भी हालातों से समझौता करना पड़ा, लेकिन शायद इंसाफ नीलोफर के साथ समझौता करने को तैयार नहीं था। नीलोफर बेटा, अपने बच्चों का ख्याल तुझे ही रखना है। हमीद की निशानी तेरी कोख में पल रही है, उसका भी तो ख्याल तुझे ही रखना है ना।
BR हरदोई। अरे आपा रख लीजिए, ये मेरे लिए पर्स और बहुत सारी चीजें लाते रहते हैं। मेरे पास बहुत सारे पर्स हैं। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, तुम फिर आ गई? ये क्या चाहिए अब? ये देखिए। कौन है? ये कोई BR हरदोई नाम का शख्स है। हाँ हाँ, लेकिन आगे क्या? दरअसल मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, मैं वो ड्राइवर के घर गई थी, वहाँ मेरा पर्स फट गया था। उसकी बीवी ने मुझे पर्स दिया, उसमें से मुझे ये फोटो मिली, तो मैं वो फोटो लेकर आपके पास आई हूँ। मुजीब ही मेरे शौहर का कातिल है, वो टैक्सी ड्राइवर। मैं पूरे यकीन से कह रही हूँ, विश्वास कीजिए मेरा, वो बहुत शातिर है। अब तक वो सच्चाई से अनजान होने का नाटक करता रहा। मुजीब की पत्नी के दिए हुए पर्स से अगर एक फोटोग्राफ निकलती तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुजीब कातिल हो जाएगा। एक फोटो है मैडम, कोई पुख्ता सबूत नहीं। इंस्पेक्टर साहब, पर्स से तस्वीर उसी की निकलेगी जिसका पर्स होगा। मैं यकीन से कह रही हूँ कि ये वही शख्स होगा जो मुजीब का शिकार बना होगा। इसके शरीर के हिस्से भी उसी नदी के आसपास ही मिले होंगे। आप मेरी इल्तिजा पर एक बार गुमशुदा लोगों की फाइल चेक करवा लीजिए। आपको क्या लगता है मैडम, हम यहाँ पर मजीरा बजाने के लिए बैठे हुए हैं? कोई काम धंधा नहीं है हमारे पास में? एक ऊट पटांग सी स्टोरी आप लेकर आएंगी, उसको हम सुनेंगे, अपनी बेल्ट बांधेंगे और गश्त पे निकल जाएंगे। जाइए नीलूफर जी, जाइए, सब भूलकर अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। जाइए। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात, जाइए, मैंने कहा ना जाइए। आप मेरी बात मानिए और उसे गिरफ्तार कर लीजिए। नीलूफर जी आप जाइए, मैं देख लूँ, जाइए। पुलिस की नज़र में नीलोफर अपने पति की मौत के बाद गहरे सदमे में थी। उन्हें लगता था कि नीलोफर अपना दिमागी संतुलन खो चुकी है और शायद इसीलिए उन्हें नीलोफर की किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं था। लेकिन शिकारी की खून की प्यास अभी तक बुझी नहीं थी और वो अपने अगले शिकार की घात लगा चुका था। आइए जनाब, देखिए शानदार गाड़ी है हमारी। इतने कम किराए में कोई नहीं ले जाएगा आपको। क्या हुआ जनाब? वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया, थोड़ा सा वक्त लगेगा। आप एक काम कीजिए ना, तब तक चाय पी लीजिए। वो क्या है ना कि मेरा गांव यहाँ पास में ही है, मेरी बीवी मेरे लिए चाय बना के दे देती है। ये लीजिए जनाब। लेकिन जल्दी करना भाई। माफी चाहूंगा, बस 5 मिनट। बस जनाब, हो गया।
देखिए जरा मेरी बात सुनिए, तेरी वजह से मैं निवाला बन गया तो मगरमच्छ का। चल देखिए। पर आपको तो मेरी बात पर यकीन ही नहीं था, फिर वो कैसे पकड़ा गया? मैं जानता हूँ नीलूफर जी, मैंने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन आपके जाने के बाद पांडे जी। हाँ राम राम। पांडे जी जरा आप पता करके बताइए कि बीआर हरदोई के नाम की कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है आपके पास में? बाद में मुझे मालूम पड़ा कि बीआर हरदोई और उसकी पत्नी की गुमशुदगी और मौत ठीक तुम्हारे शौहर की मौत की तरह हुई थी। मैंने और छानबीन की, पास के पुलिस स्टेशन से पता लगा कि कोटा मथुरा रोड पर इस तरह के कई केसेस दर्ज हैं। उस आदमी के खिलाफ मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं था और जानबूझ के मैंने इस तरह का नाटक किया। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। कम किराए का लालच देकर मैं सवारियाँ उठाता था। जनाब मेरी गाड़ी से चलिए ना, मैं किराया भी कम लूंगा। फिर टायर बदलने का बहाना कर उन्हें नशीली चाय पिलाकर बेहोश करता था। बेहोशी की हालत में लूट के उन्हें मगरमच्छ के हवाले कर दिया करता था, ताकि मगरमच्छ उन्हें खा ले और मेरे खिलाफ कोई सबूत ना बचे। अपनी जलील हरकत से तूने कितने मासूमों की जान ली? सच सच बता, सच सच बता। साहब ठीक से तो याद नहीं, लेकिन 45-50 रहे होंगे। 45 से 50 मासूमों की जान ली है तूने। तू इंसान है हैवान? हाँ? लेके जा उसको, ले जा। आखिरकार हत्यारा मुजिब पकड़ा गया और उसने अपने हर गुनाह को कबूल भी किया। अजीब बात तो ये थी कि 2 साल में 50 खून होने के बावजूद किसी को कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि कत्ल के बाद कोई सबूत नहीं मिल पाया था। नीलोफर की जिद ने उसे इंसाफ दिलाया और मुजिब को उसके गुनाहों की सजा। हमीद और यूनुस तो मर चुके थे, लेकिन नीलोफर और याकूब ने उनके जैसे और कई लोगों को मुजिब का शिकार होने से बचा लिया। अदालत ने इसे रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस घोषित किया और मुजिब को लूटपाट के लिए आईपीसी की धारा 396 और 50 लोगों की हत्या करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। दिल दहला देने वाली इन वारदातों को ऐसे विकृत दिमाग वाले एक शख्स ने अंजाम दिया था। लोग जिसे जानवर की करतूत मान रहे थे, वो असल में इंसान के रूप में एक हैवान की चाल निकली। लेकिन 2 साल तक वो मासूम लोगों को मारता रहा, वो भी लोगों के बीच रहकर, अपनी पारिवारिक जिंदगी को जीकर। आखिर कैसे? सोचना जरूरी है, क्योंकि हैवानियत की सारी सीमाएं लांघने वाले मुजिब जैसे लोग सिर्फ शातिर ही नहीं होते, बल्कि समाज में उनका रहन सहन बहुत ही सामान्य होता है। इसलिए ऐसे में सावधान ना रहना मुसीबत को और जुर्म को बुलावा देना है। कम किराए में सवारी उठाने की बात हो या फिर टायर पंचर होने के बाद चाय पिलाने की चाल हो, इन सभी मौकों पर सावधानी बेहद जरूरी थी। लेकिन अफसोस कि मुजिब के शिकार हुए किसी भी मासूम व्यक्ति ने इन सावधानियों को नहीं बरता। इसीलिए सतर्क रहिए, सजग रहिए और रहिए सावधान। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान